प्लेसमेंट प्रोसेस आइम्स में कैसा होता है कि जूनियर्स जो रहते हैं वो सीनियर्स और जूनियर्स का प्रोसेस कराते हैं, और मार्क्स आई डोंट थिंक कि एमबीए कॉलेजेस में इतने मैटर करते हैं। पर आप लर्निंग जो लेके जाते हो बीट फ्रॉम योर पियर्स और द केस स्टडीज और योर काफी आपके जो सर्कल में है काफी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज के लिए हेल्प चाहिए, सेल्स में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाता है। Hi Adesh, welcome to the I Am Journey podcast series. How are you? थैंक यू एलियस, या आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm doing good as well, Adesh. Thank you for asking. So, Adesh, today we are here to talk about your journey. And please tell me, introduce yourself. Who are you? What have you done about your educational journey? Where you have done MBA from, and what you're doing currently? To Tell me begin about. with, my native place was in Bihar, Hajipur. There is a small district, Vaishali district. So, but owing to my father's service in Indian Air Force, I was moving to a new place every 3 to 4 years. So, because Wow. of that, I completed my schooling from 7 schools across 6 cities over 5 states. So, you can Okay. imagine the amount of exposure I would have got. So, post that, I did my graduation in computer engineering from PICT Pune. Then after graduating from there, I worked for a couple of years in startup. Then I appeared for CAT, got into IIM Lucknow. So I joined in the year 2020. So there I graduated last year only, and post that I have been working as a product manager. So it's my second company post my graduation from IIM Lucknow. Okay, that's such a great journey you had. So you said that you stayed in 7 different places. तो कहाँ कहाँ था इंडिया में? Which cities you stayed? Like I said कि नेटिव प्लेस तो बिहार में था, बट व्हेन आई वाज बोर्न सो आई वाज देयर इन अहमदाबाद, नॉट अहमदाबाद, गांधीनगर सेक्टर 30, अच्छा. देन गाजियाबाद, देन दिल्ली, देन कोटा इज वेल, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान बाड़मेर, फिर वहां पे भी अच्छा. था मैं, फिर Okay. पुणे में था, फिर इधर था क्या बोलते हैं कर्नाटका में एक जगह है बेलगाम, तो मेरा स्कूल था वहां पे, बेलगाम, नाउ इट्स बेलागावी। Okay, okay. Interesting. कौन से जगह में सबसे लंबे थे? Like which place you stayed the longest in this school years? पुणे में मेरे फादर 15 ईयर से सेटल्ड है, मतलब मैं एग्जैक्टली पुणे में तो नहीं रहा हूँ, बट ओवर लास्ट 15 ईयर्स लाइक वी केम इन 2008 आई गेस। उसके Okay, बाद से हम लोग पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, बट मैं यहाँ पे घूमता रहा हूँ, जैसे कि कोचिंग के लिए गया तो कभी कोटा चला गया, फिर जॉब के लिए गया इधर चले गया, तो यहाँ पे मैं ज्यादा स्टे नहीं किया, बट पुणे मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा स्टे किया मैंने। okay, okay. और फेवरेट प्लेस कौन सा था? पुणे ही था कि कोई और था? इतने सारी पुणे जगह रह चुके. इट्स अ गुड प्लेस, बट मैं ऐसे वो एक जगह का किसी का नाम लेना होगा तो बेलगाम लूंगा, कर्नाटका में, क्योंकि वहां पे मेरी स्कूलिंग थी, और वहां पे स्कूलिंग में ऐसा था कि अ, ये था हॉस्टल, मतलब आपको हॉस्टल पे ही रहना कंपलसरी है, और उस समय हम लोग काफी छोटे थे, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर यू वुड गेट। तो काफी हम लोग पहली बार मल्टी मल्टी डिफरेंट स्टेट से थे, और तो फर्स्ट मैं बोलूंगा कि इंटर कल्चरल एक्सपोजर जो था मेरा, तो वो मेरा स्कूल में था। नॉर्थ ईस्ट से थे, नॉर्थ से थे, इधर से थे, साउथ से थे, तो दैट वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर आई कैन से इट वाज अ ट्रू अमलगेशन ऑफ ऑल द कल्चर्स ऑफ इंडिया। Okay, mini India kind of a thing. I So mean, what you would see at a national level college, be it IIT, IIM, or for that matter of fact, maybe डिफरेंट कॉलेजेस, नेशनल लेवल कॉलेजेस, आप लॉ के फील्ड में ले लीजिए, फैशन के इसमें ले लीजिए, किसी भी फील्ड में। okay, तो मतलब why did you choose MBA? मतलब what factors led you to choose MBA? Were you interested in business or what was it? So, even though I was undergoing graduation in computer engineering, but I sort of did some internship during my engineering days. So that was more sort of business development role. So that was a time had a liking. I developed a liking for non-technical thing. So I was pretty sure that this is a field where I want to grow in. I
thought maybe I had those kind of skills I have gathered over the years, which I felt that maybe I would be a good fit in non-technical course. तो वहां से थोड़ा स्टार्ट हुआ, तो पोस्ट माय इंजीनियरिंग एज वेल आई टुक अप अ जॉब इन नॉन टेक फील्ड। तो वहां से फिर मैंने काम किया, बट जब आप नॉन टेक फील्ड में काम करते हो तो इवन तो आपकी ग्रोथ ये ठीक रहती है, बट ओवर द टाइम कॉरपोरेट हायरार्की में या फिर गुड रूल्स वो काफी कम मिलते हैं। और क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि समवन विथ अ एमबीए बैकग्राउंड, सो द कंपनीज थिंक दैट पर्सन विच हु हैज गॉट सच बैकग्राउंड वुड बी अ राइट फिट इनटू देयर कंपनी। सो एक तो प्रेशर उनकी तरफ से आता है, दूसरा आता है प्रेशर की कई सारी चीजें होती है। जैसे मैं जब स्टार्टअप में काम कर रहा था तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, पीपल हम्म। मैनेजमेंट हो गया, काफी सारे फिनेंस या कुछ चीजें। तो जब आप टेक्निकल कोर्स से आते हो, तो जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या कोई दूसरा डिग्री, तो आपने ये सारी चीजें एक जगह पे देखी नहीं होती। तो आप जब नेट पे आपको रिलाई करना पड़ता है किसी और के इस पे, किसी और के नॉलेज किसी और के नॉलेज पे। और आपके जो फ्रेंड्स भी होते हैं तो वो टेक्निकल कोर्स से रहते हैं, तो इवन दे हैव गॉट अ स्मॉल विजन अबाउट इट। तो आपको किसी बाहर पे डिपेंड, तो वहां पे भी मतलब यू विल फील दैट इफ यू हैड अ गुड बैकग्राउंड, और if you know someone in that field, or you might have an MBA, so it would be an added advantage. So coming from a non business family, definitely आपके पास वो बैकग्राउंड है नहीं। कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, आपके आजू बाजू भी दोस्त लोग हैं, उसमें भी कोई ज्यादा है नहीं। तो और आप भी टेक्निकल कोर्स से आ रहे हो इंजीनियरिंग, तो आपके पास भी ज्यादा एक्सपोजर था नहीं। तो यहाँ पे आई फेल्ट कि एमबीए वुड डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस एटलीस्ट इन माय लाइफ, माय कॉर्पोरेट जर्नी। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि मतलब वर्क, जब अपने इंजीनियरिंग के बाद यू वेंट टू ए नॉन टेक्निकल वर्क फील्ड, आपको वर्क प्रेशर बहुत फील हुआ। तो यू डिड आई एम लखनऊ, आई एम लखनऊ को हेल आई एम बोला जाता है, तो हाउ वाज द प्रेशर लाइक एट आई एम लखनऊ, कैसे झेला उसको? Pressure was very immense. Like earlier, what I felt कि it's called hell just because it rhymes with the L. So I am hell. तो L को hell within brackets करके डाल देते हैं. But the first term was pretty hectic, and also like I have got my friends who was studying in IMEBC or different IIMs. तो उनके कंपैरिजन में जो एकेडमिक रिगर है तो वो हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा था। तो फर्स्ट टर्म जब तक आपके समर इंटर्नशिप नहीं होते हैं, तो वो टर्म तो मैं मतलब शायद वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करूँ, वो काफी मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है जिंदगी में। आप डेली 3-4 बजे तक सुबह के हो, मिनिमम जगना ही है आपको, क्योंकि आपके सीवी रिव्यूज चलते हैं, आपके कुछ कमिटी सिलेक्शन भी चल रहे होते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को काफी सीरियसली लिया जाता है एमबीए में स्पेशली, तो उसका प्रेशर रहता है। फिर सीवी का प्रेशर रहता है कि सीवी आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड की सीवी बनानी है। तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है और काफी इटरेशंस रहते हैं, इटरेशन 1 इटरेशन 2। तो आपको हर लेवल पे उस लेवल की सीवी बनाते रहनी है। इट्स मतलब डेल्टा चेंजेस भी होंगे तभी आपको करते रहना, पर हर वर्जन में आपको डेल्टा चेंजेस दिखने चाहिए। और एक सर्टेन लेवल ऑफ सीवी अगर नहीं बना तो इट विल गो बैक टू द प्रीवियस स्टेज एंड यू नीड टू स्टार्ट अगेन। सो you need to make sure that your CV is well at par with other students at IIM लखनऊ। सो उसका एक प्रेशर रहता ही है। फिर उसके अलावा पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि शायद टीचर्स भी वो चाहते हैं कि भाई इनको और थोड़ा और प्रेशर डालते हैं। मतलब एक एक दो दो नंबर के लिए भी काफी टीचर्स प्रोजेक्ट असाइनमेंट देते रहते हैं। और मार्किंग वार्किंग में काफी लीनियंट तो बिल्कुल नहीं रहते, मतलब वो इंश्योर करते हैं कि नॉर्मल कर्व बने, कि इतने बंदे यहाँ पे रहने चाहिए, इतने यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग की तरह कि अगर सबकी 80 से ऊपर आ गए तो सबको E+ या E ग्रेड मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं। अगर पूरे क्लास को भी 80+ आया है तो नॉर्मल कर्व बनेगा ही और कोई बंदा लास्ट में सी पे आएगा ही। मतलब हमारे यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है A B C हम्म। और D और F। ओके ओके, तो आप बोल रहे थे कि लाइक वेरी रिगरस वर्क कल्चर, वेरी रिगरस प्रेशर। तो लाइक दिन में हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप ऑन एन एवरेज एट इन द फर्स्ट सेमेस्टर इन आई एम लखनऊ? तो ऐसा है कि दो तरीके के लोग हैं। एक जो रहते हैं कि ठीक है मोह माया से दूर है, तो वो आप आराम से है ना, मतलब कोई आपको बोलेगा
कि नहीं हो सकती है, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि 5 6 7 घंटे की आप नींद नहीं ले सकते। अगर आप आराम करना चाहो, पर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, तो आपको मतलब ऐसे है कि 5 आवर्स तो काफी ये हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ ग्लोरीफाई करने जैसा नहीं है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग इसमें भी प्राइड लेते हैं कि यार मैं तो 4 घंटे की नींद पे हूँ, तो कोई बंदा बोलेगा भाई तू तो 4 घंटे की नींद पे, मैं तो 3 घंटे पे जिंदा हूँ। तो उसी में प्राइड लेके बोलते हैं, बट अच्छी ऐसी बात नहीं है। पर अगर उस समय है ना, आप चाह के मैनेज नहीं कर सकते हो, पर अभी आप देखोगे कि क्या मैं कुछ कर सकता था, तो कुछ चीजें ऐसे चीजें थी जो मतलब नॉन नेसेसरी थी, पर आप फिर भी कर रहे थे क्योंकि आपके आजू बाजू के लोग कर रहे थे। तो मैक्रो कंडीशन ऐसा था, पीयर प्रेशर ऐसा था कि आप किसी एक्टिविटी में हो, इवन दो डिड नॉट एड मच वैल्यू टू योर जर्नी, बट यू आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज एवरी वन एल्स अराउंड यू वॉज डूइंग दैट। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 5 6 आवर्स। Okay, okay. और And वो भी पार्ट बाई पार्ट, मतलब कभी कभी जैसे कि 4:30 पे खत्म होता था, क्योंकि सीनियर्स फ्री होते थे, जैसे कि आपको सीनियर से सीवी रिव्यू करवाना है, या फिर प्रेप चलता है, केस प्रेप चलते हैं, गेस्टिमेट प्रेप चलता है, या कोई भी प्रेप चलता है, तो सीनियर्स ही करवाते हैं आपको। तो वो कब फ्री होंगे, जब उनका काम खत्म होगा, तो उनके खुद के प्लेसमेंट्स और क्लासेस और असाइनमेंट्स वो सब रहते हैं, तो वो लोग फ्री होते हैं जनरली 12 1 बजे के बाद। तो उसके बाद से आपको सेशन मतलब स्लॉट्स देने पड़ते हैं आपको सीनियर से। तो केस प्रेप या कुछ भी सीवी प्रेप या आपको काफी लेट तक भी चलता है। फिर तो जनरली बंदे 4 के अराउंड होते हैं, जनरली कैंपस 4 के अराउंड होता है। और फिर 8 से वापस क्लासेस। तो क्लासेस जाना था आपको, पर नींद में उठना पड़ना। कुछ बंदे तो ऐसे भूत बन के आते हैं बिल्कुल क्लास में, जैसे पता नहीं कितने सालों से नींद नहीं हुई। ओके, ओके, तो मतलब नींद के लिए मतलब स्लॉट निकलना पड़ता है ढूंढ के, मतलब यू आर फाइंडिंग फॉर द राइट स्पॉट, राइट अपॉर्चुनिटी टू स्लीप। हाँ, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी निकालना पड़ेगा कि भाई मैं अगर मेरे को सोना है, मेरे को इतने आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए, तो मैं कैसे निकालूं। तो अभी मेरा है कि रात में अगर मेरा 4 घंटा हो रहा है, तो बीच में मे भी 1 2 घंटे जैसी क्लास में, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस तो नहीं रहती हैं, कई मॉर्निंग स्लॉट में रहती हैं और कभी बाद में भी रहती हैं। वैसे फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा क्लासेस आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मिलेगा, क्योंकि अच्छा। आईएम्स में ट्राइमेस्टर का सिस्टम फॉलो होता है, आपको ही पता ही है। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, और हर सब्जेक्ट में असाइनमेंट रहते हैं, और स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स में एंथू भी इतना रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे। तो हर चीज, हर बंदा हर जगह पे रहना चाहता है, बट ओवर द टाइम आपको ये पता चलता है कि यू कांट बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि यार मेरे को ये करना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। कैंप कॉलेज में डेली इवेंट्स होते हैं, डेली कुछ ना कुछ इवेंट्स हो गए, अनलेस प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, प्लेसमेंट सीजन चल रहा है। तो कुछ ना कुछ इवेंट रहेंगे, तो अगर आप केस कॉम करते हैं या फिर कुछ प्रेप करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट भी करते हैं, तो हर बंदे का कुछ ना कुछ चलता है। कोई स्पोर्ट्स में करता है कि दिन भर स्पोर्ट्स ही खेल रहा है, तो वो भी काफी एक्टिव है उसके लिए, कि उसके अलावा उसको असाइनमेंट करने हैं, क्लास करने हैं, मैंडेटरी चीजें करनी एक्सेट्रा। हम्म। तो आपने किस चीजों में ट्रेड ऑफ किया, मतलब आप बोल रहे थे ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, यू कांट बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ट्रेडेड ऑफ? So, so I was part of two major committees during my IIM Lucknow days. So it was firstly placement controls, and the second one was mess committee. So placement controls is the back end of the entire process. So they are not the face of the placement process, but the ones who do the entire थिंग इन द बैकग्राउंड। तो उसमें काफी ट्रेनिंग डेज और उसमें काफी हेक्टिक रहता था। मतलब जब हमारे सीनियर्स के रहते, तो प्लेसमेंट प्रोसेस आइम्स में कैसा होता है कि जूनियर्स जो रहते हैं वो सीनियर्स और जूनियर्स का प्रोसेस कराते हैं, और तो ऐसा होता है कि कोई अपने बैच का प्रोसेस नहीं कराता है। तो जब आप कैंपस में जाते हो फर्स्ट ईयर, तो आपका सबसे पहले समझ रहेगा, तो आपके ओके। सीनियर्स कराएंगे, सीनियर प्लेसमेंट टीम और जो सपोर्टिंग टीम्स हैं। तो वो जब आपका समझ हो जाएगा, तो प्लेसमेंट वीक होता है, तो उसके बाद दे रिजाइन। तो फिर जूनियर्स टीम सेलेक्ट होती है, तो फिर जूनियर्स टीम सीनियर्स का फाइनल प्लेसमेंट कराती है। ओ। तो तो हमारा जब सीनियर्स का फाइनल, क्योंकि जब हम कमिटी में इंडक्ट हुए थे, तो हमारा फर्स्ट टास्क वही था कि सीनियर्स का फाइनल प्लेसमेंट करवाना है। तो तब उससे 50 डेज पहले से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है
कि ये करना है ये करना है। तो दोज 50 days वर टू हेक्टिक, लाइक आई वॉज नॉट गेटिंग एनफ स्लीप। आई वुड बी लकी इफ आई एवर से दैट आई वुड हैव गॉट इवन 5 hours ऑफ स्लीप ड्यूरिंग दोज 50 days। आवाजें नहीं निकल रही थी क्योंकि दिन भर ट्रेनिंग होती थी। तो प्लेसमेंट का काम ही हमारा 12 hours का था, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट था, और उसमें कोई वीकेंड या फिर कोई हॉलीडेज कुछ वो नहीं रहता है। मतलब आई रिमेम्बर कि पूरे स्टिंट में मतलब हमारा आई फॉरगॉट द डेट बट November 14th या 17th ऑफ हम्म 2020 से हमारा काम चालू हुआ था। तो हमको पहली छुट्टी, छुट्टी भी नहीं, मतलब कम काम दिया गया था न्यू ईयर पे, कि भाई तुम न्यू ईयर को तो कम से कम मना लो अपने क्लास वालों के साथ। तो हम्म एक तो वो था। फिर दूसरा, मेस कमिटी स्पेशली आई एम लखनऊ में ऐसा है कि पूरा काम मेस कमिटी का काम, मेस का काम पूरा मेस कमिटी देखती है। तो एम्प्लॉय की हायरिंग हो गई या उनका काम या फिर मेस के कुछ भी ये हो गए। बाकी एम्स में क्या रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो किसी को, एक थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो मेस में। तो उनका क्या रहता है कि फंक्शनिंग का काम उसका है, आप सिर्फ मेन्यू डिसाइड करते हो, बिल डिसाइड करते हो। पर यहाँ पे ये तो काम है ही, फंक्शनिंग भी है। अब मेस आम लखनऊ किसी भी आम में 20 hours के अराउंड चलती है। मतलब आपके पांच चार तो मील रहते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया और शाम में स्नैक्स हो गए। फिर नाइट कैंटीन चलती है। तो वो भी यहाँ पे कमिटी ही देखती थी। तो 20 hours में चलता था, मतलब नाइट में 3 o'clock तक चलता था नॉर्मल डेज पे, और एग्जाम्स टाइम में क्योंकि बंदे सब पूरा कैंपस ही जगह रहता है तो 4 o'clock तक चलता था। और अगेन 6 बजे से ये आ जाते, तो 3 शिफ्ट आती थी इम्प्लॉयज की। तो आपको इम्प्लॉय मैनेजमेंट भी देखना है कि काम चल रहा है, कुछ भी इशू आ जाए तो कंटिन्यूअस, मतलब आपका क्या कहते हैं डेली का काम है एज ए कमिटी। तो वो आपका मतलब डेली का मान लीजिए कि 2 hours है ही। और ये एडेड प्रेशर हो गया मैं प्लेसमेंट के टाइम में, क्योंकि वो 50-60 डेज, अराउंड 60 डेज मेरे लिए एक्स्ट्रा 12 hours हो गए। तो ना नींद मिल पा रही है ना क्लासेस में कुछ समझ नहीं रहा क्या चल रहा है। तो काफी इतना तो उसकी वजह से, जो मैं आपका जो क्वेश्चन था कि आपने क्या ट्रेड ऑफ किया, मैं बोलूंगा कि ट्रेड ऑफ मैंने बाकी की लाइफ जो मैं अगर ये कर सकता था, कि जैसे कि इंटर सेक्शन वॉर्स होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, कल्चरल इवेंट्स में होते हैं, तो वो हमको मिस करना पड़ा क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे कमिटी का काम भी चल रहा था। तो ये कुछ मोमेंट्स थे जो मैं ऐसे बोलूंगा कि मिस आउट हो गए, ट्रेड ऑफ हो गए, क्योंकि मैं इधर काम कर रहा था। तो बट बट आई आपको मजा आया? काफी मजा आया, मतलब अगर मुझे ये जर्नी वापस करनी होगी आई वुड डू एग्जैक्टली द सेम थिंग, सेम थिंग, नो चेंज, स्पेशली इन द सीसीए पार्ट में भी। पढ़ाई में ज्यादा बोल सकते, थोड़ा और सीरियस हो सकता था, थोड़ी और क्लासेस मतलब सुन सकते थे, क्योंकि लर्निंग काफी रहती है। तो क्लासेस में केस स्टडीज या कुछ चीजें रहती हैं जिस पे अगर आप फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर ग्रास्प हो पाएगा। तो मार्क्स काफी एग्नोस्टिक, मतलब मार्क्स आई डोंट थिंक कि एमबीए कॉलेजेस में इतने मैटर करते हैं। पर आप लर्निंग जो लेके जाते हो बीट फ्रॉम योर पीयर्स और द केस स्टडीज और योर टीचर्स और किसी भी चीज से, तो दैट हेल्प्स यू अलॉट इन योर करियर। ओके, तो क्या बोलते हैं, आप तो इंजीनियरिंग भी किए, यू स्टेड इन सो मेनी डिफरेंट स्कूल्स, तो आईएम के प्रोफेसर्स जो है लाइक उनके कैलिबर कैसे थे, लाइक हाउ वाज देयर डिलीवरी ऑफ टॉपिक्स, हाउ वाज देयर नॉलेज बेस, हाउ डू यू रेट देम? सो आई वुड रेट देम हाईली डेफिनेटली, बिकॉज वो एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन्होंने उनका प्रोवन एक्सपीरियंस है। स्पेशली जो आइम्स हैं, तो हमारे कॉलेज में काफी प्रोफेसर बहुत पुराने थे। तो मतलब कितने सारे प्रोफेसर यहाँ पे थे, उन्होंने इसी कैंपस में इतने साल पढ़ा लिए जितने साल हमारी एज भी नहीं। तो और एट द सेम टाइम ये प्रोफेसर्स कंपनीज के साथ बाहर रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं कॉर्पोरेट्स की तरफ से, गवर्नमेंट को एड करते हैं। जैसे कि आई एम लखनऊ का पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ। तो जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी है अंडर योगी जी, तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते थे। तो ये कॉलेजेस में तो ये प्रोफेसर वो भी एग्जीक्यूट करते थे, कभी सोशल सेक्टर में कभी डिफरेंट सेक्टर्स में। तो इनका एक्सपीरियंस काफी वेरिएड था। तो मतलब आपके उनका तो एकेडमिक तो उन लोगों ने है ही अच्छे एकेडमिकली, दैट्स व्हाई दे आर हियर।
पर उसके अलावा जो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, तो का बी इट इन फ्रॉम देयर कॉर्पोरेट स्टिंट्स और देयर प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट, सो दैट हेल्प्स यू अलॉट। तो उस सेंस में काफी हेल्प मिली। जैसे किसी किसी सब्जेक्ट्स में आई रिमेम्बर कि जब प्रोफेसर अपने इस चीज से जोड़ के बताते थे, जैसे एकेडमिक एक लेसन होता है, पर अगर उसी चीज में आपको अगर प्रैक्टिकल चीजें भी ऐड कर दी जाए कि ये काम किया था तो यहाँ पे इस कंपनी ने ये किया था, ये किया था, जैसे केस स्टडीज है। पर केस स्टडीज आईएम्स में काफी पुराने भी रहते हैं, जैसे कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आई एम रायपुर, राइट? तो यू वुड हैव गॉन थ्रू डिफरेंट केस स्टडीज वेयर दे वर रिटन मे बी 15 और 20 years ago, right? So even though they were good case studies, but in the current context there might be some cases which are not relatable, right? क्योंकि 10 years में काफी कुछ बदलाव हो जाती है, पर जहाँ पे एक्सपीरियंसेस आते हैं तो वो काफी रिसेंट रहते हैं कि यार अभी तो मैं प्रोजेक्ट में कर रहा था, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे हुआ था, तो उससे जो लर्निंग मिलती है तो हाँ आपको लगता है कि अरे यार सही बोल रहे हैं सर मैम जो भी हैं, तो Okay, इट great हेल्प। learning. तब तो एक मतलब professors were amazing. They had real life experiences, and that's why you got more insights from the real world that you were going to jump in. तो आदेश, आपके पापा तो एयरफोर्स के बैकग्राउंड से थे, मिलिट्री के बैकग्राउंड से थे, तो लाइक डिसिप्लिनरी लाइफ बहुत होती होगी। तो आई एम लखनऊ हेल हेल एंड आप बोले कि आप 4-5 घंटा सोए, तो डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, हाउ डू यू, मतलब कैसा था आपके पापा के लाइफ में और आपके आईएम के लाइफ में? लाइक what are the similarities and differences of an MBA discipline and the discipline in a military life? Got it. So as you rightly said, discipline is an important part of a student if he's doing MBA, because there are so many things that are currently going on, maybe in his academic part or extracurricular part, sports, etc. So discipline is, as you rightly pointed out, is one of the important thing that I felt कि काफी जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, मे बी मैं इधर उधर लोगों कई जगह पे रहा हूँ, या फिर फादर के थ्रू, क्योंकि घर पे भी काफी डिसिप्लिन था, पर मैं एज अ पर्सन काफी डिसिप्लिन्ड हूँ नहीं। तो मैं अ, थोड़ा इधर उधर कम डिसिप्लिन हूँ, सॉर्ट ऑफ पर्सन, अगर मैं खुद को डिस्क्राइब करूँ तो। पर एमबीए ने काफी कुछ ऐसे कर दिया, क्योंकि एमबीए में ऐसा रहता है कि जो डेडलाइन रहती है वो काफी सेक्रोसेंट है, मतलब आपको अबाइड भाई करनी ही है। अगर 11:59:59 बोला गया है तो आपको करना ही है। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे तो मे बी अगर आप नॉन डिसिप्लिन्ड हैं, इवन दो लेट्स से कि आप नॉन डिसिप्लिन्ड, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग या फिर किसी दूसरी कॉलेज से रहे, डेडलाइन तो बढ़ जाएगी, प्रोफेसर बाद में ले लेंगे, स्ट्रेट जीरो है। अगर आपने सबमिशन नहीं किया तो टाइम पे, तो उस प्रोफेसर के उसमें, नाउ द बॉल इज इन प्रोफेसर्स कोर्ट and he or she can take the decision, but in most of the cases from what I have seen, it will be a straight zero for that project part, the marks for the project component। तो प्रोजेक्ट हो गया, क्विजेज हो गए, तो टाइम आपको सिखाई देता है। तो डिसिप्लिन अगर आप नहीं भी हो तो आपको एमबीए लाइफ डिसिप्लिन कर देगी। और क्योंकि मेरा थोड़ा सा इवन दो डिसिप्लिन बैकग्राउंड था, बट एज अ पर्सन मैं उतना फॉलो नहीं करता था, बट यहाँ पे आके फर्स्ट 2 months में आपको समझ जाता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपके कंटिन्यूअस क्विजेस रहते हैं, और क्विजेस रहते हैं यहाँ पे फिक्स्ड 8 सुबह में रहते हैं, 7:30, 8:30। तो कई बार तो आप 4-5 बजे सोए होते हो, फिर आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको क्विज में जाना ही पड़ेगा, आपको सबमिशन करना ही पड़ेगा। तो और वैसे भी ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या रहता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, मे बी ग्रुप ऑफ 3, 4, 5, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग रहती है। तो अगर आपने लास्ट मोमेंट तक इसको प्रोक्रेस्टिनेट किया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और जीरो हो जाएगा। और कई बार हमारे कई बैचमेट्स के केस में क्या रहता था कि लास्ट में कहीं इधर उधर से बंदे कॉपी वॉपी करके लाते थे, तो प्लेगरिज्म चेकर होता था हर उसका, स्पेशली फर्स्ट ईयर में आपको हर प्रोजेक्ट सबमिशन का प्लेगरिज्म रिपोर्ट भी देना पड़ता था। तो वो तो ऐसे इतने अच्छे सिस्टम्स है कि आपको
पता ही, मतलब आप अगर आपने कहीं से भी कॉपी किया होगा तो बता देगा कि ये प्रोजेक्ट है। इवन दो अगर वो पेड़ से भी कॉपी किया हो, बता देता है। तो लास्ट मोमेंट पे आपको उससे आने से अच्छा है कि यार ये तो कॉपीड दिखा रहा है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अगर जितना प्लेगरिज्म आता है आपका प्रोजेक्ट में, उतने कम मार्क्स मिलते हैं, और लास्ट ओके। मोमेंट पे आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो फिर ऐसा है कि फिर स्टार्टिंग में बंदे ऐसा करते हैं, फिर इनको लगता है नहीं यार थोड़ा पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो आप देख रहे हो कि कैसे कि एक बंदा नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर है, लास्ट मोमेंट पे देख लेंगे। तो एंड मौके पे ऐसे रहते कि नहीं यार, वो लास्ट बार की तरह नहीं चाहिए, लेट्स गेट डन विद दिस एज अर्ली एज पॉसिबल, तो वो वाला सीन भी रहता है। तो आपने कितना बार मिस किया डेडलाइंस स्टार्टिंग में? डेडलाइन स्टार्टिंग में तो नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि ग्रुप प्रोजेक्ट में आपके साथ आ, बाकी कुछ बंदे भी लोग, है, हाँ, कोई ना कोई तो हाँ, कर ही लेगा। ऐसा कोई ना कोई तो अरे यार करना है करना है करना है। पर एक बार समर इंटर्नशिप हो जाती है, फिर बंदों को लगता है अरे क्या ही है, फर्स्ट ईयर में तो बंदों का मोटिवेशन ही चला जाता है कि अरे कर लेंगे यार। और जिनका फिर सेकेंड ईयर में ऐसा रहता है कि जिनका पीपीओ आ जाता है, तो प्लेसमेंट में ऐसा रहता है कि 1/3 जो बैच रहता है उनको पीपीओ आ जाता है। तो वो तो बिल्कुल निर्वाणा स्टेज में पहुंच जाते हैं कि अब तो कुछ रह ही नहीं गए, पीपीओ आ ही चुका, बस यहाँ से पास होना है। तो ना ही वो प्रोजेक्ट करेंगे ना कुछ करेंगे, तो आपको उनको फोर्स करना पड़ेगा। अगर आपका पीपीओ नहीं है तो यार करते हैं करते करते हैं। और उनका ऐसा है कि कोई ना कोई तो करेगा ही। तो काफी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लोग रहते हैं, वो स्टार्टिंग में तो नहीं होते थे, पर सेकेंड ईयर में तो कंटिन्यूअसली कई सारे लीक वो होते थे, मिस होते थे। तो टीचर्स को मेल करना पड़ता था, एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो एक दो बार मैं ऐसे बोलूंगा कि शायद 2-3 बार मिस हुए हैं मेरे, पर शायद से मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कम मार्क्स के साथ कंसिडरेशन में आ गए। और कई कई ओके। बार ऐसा भी रहता था कि मतलब आप कुछ कर नहीं सकते थे, जैसे कि हमारे 5th टर्म में एम्स में इलेक्टिव्स रहते हैं, राइट। तो हमारे कैंपस में क्या रहता है, 1000 पॉइंट्स मिलते थे, और आपको 15 क्रेडिट 15.5 क्रेडिट का कोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ते थे, वो 4th 5th एंड 6th ट्राइमेस्टर। तो उसमें एक 5th टर्म में एक हमने कोर्स लिया था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग विथ हिमालयस। तो उसमें कोर्स का पार्ट ही था कि हमको हिमालय में एक वीक के लिए लेके जाएंगे कहीं एक ट्रैक, और वाह। वहां पे मतलब क्या सीखते हो आप। तो हम लोग गए थे दायरा बुग्याल, तो 2 बैचेस थे, तो 60 ईच इन दोज 2 बैचेस। तो एक समय में ऐसा आ गया था कि हमारा पूरा कोर्स ही बस में बैठा हुआ है और उसी दिन डेडलाइन है, क्योंकि अब बंदे निर्वाणा स्टेज में, तो बच्चों ने काम भी नहीं चालू किया, और बंदे सब उधर बैठे हुए हैं। मतलब हम लोग लखनऊ से देहरादून गए फर्स्ट डे, और उसके बाद फिर वहां से चेंज करके एक दिन स्टे करके उस तरफ गए थे बेस लोकेशन पे। तो सब बस में बैठे हैं, वहां पे डेडलाइन आ गई है और किसी को कुछ नहीं पता है क्या करना है क्या करना है। तो एक बंदा जो कोर्स पे नहीं है उस पे सब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो उस सेंस में मतलब आप चाह के भी नहीं कर सकते, तो डेडलाइन तो होना ही था। तो सर को सिर्फ मेल लिखने की, सर ऐसा ऐसा हो चुका है, तो प्लीज कंसिडर करके लेट सबमिशन, क्योंकि हम आके ही कर देंगे। तो कुछ ऐसे भी केसेस थे जिनके जिसकी वजह से ऐसे लेट सबमिशन हुए। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब इतने सारे ऐसे डेडलाइंस होते हैं, इतने सारे एक्टिविटीज करने पड़ते हैं, मतलब क्वालिटी में इम्पैक्ट नहीं पड़ता असाइनमेंट का? क्वालिटी में तो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली इतने प्रेशर रहता है चीजों का। तो फर्स्ट फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स इतने एंथु में रहते हैं कि उनको हर चीज में रिसर्च करना है, लोगों से बात करनी है कॉर्पोरेट में। जैसे मैंने किसी कंपनी का एक प्रोजेक्ट लिया, टाटा स्टील या कुछ का, मे बी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या किसी फिनेंशियल एनालिसिस कोर्स में। तो मैं किसी लोग से बातचीत करूंगा, उनके बैलेंस शीट ये सब चेक करूंगा, काफी रिसर्च रहता है। बट ओवर द टाइम ऐसा रहता है कि काफी सारी चीजें हो जाती हैं, और स्टूडेंट्स में सेकेंड ईयर के एंड में तो बिल्कुल उनको मन ही नहीं करता है। तो क्वालिटी उसमें उस सेंस में कम हो जाती है कि बेसिक करते हैं कि जितना उनको पता है। और कॉलेज में काफी अच्छा डेटाबेस सिस्टम है, तो देर आर मोर देन 50-60 प्लस डेटाबेसेस इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी, तो यू कैन एक्सेस देम। तो काफी आप उसको यूज करके प्रोजेक्ट अच्छा कर सकते हो। तो एक्सेसिबिलिटी है रिसोर्सेज की, नो डाउट, बट एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि बहुत ज्यादा काम रहता है, आपके प्लेसमेंट्स रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहती है, ये रहता है वो रहता है, तो आप क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट पे
कभी कभी इफेक्ट पड़ता है, मतलब आप कितना रिसर्च कर रहे हो उसमें हम्म। डीप। Okay. Okay, Adit, so we'll wrap it up very soon. We have just a few 5 to 6 minutes time remaining, so we'll just wrap it up soon. So Adesh, like, so you have completed your MBA, so like, आप क्या बताओगे कि MBA ने आपको कैसे चेंज किया? ये 2 साल कैसे थे? मतलब व्हाट चेंज, जो आदेश MBA में घुसा था और जो आदेश बाहर निकला, क्या क्या डिफरेंसेस थे उसमें? The first part is as discussed in our previous conversation, तो मैं ज्यादा डिसिप्लिन नहीं था, तो वो काफी ऐसा हो गया कि हाँ डिसिप्लिन होना है। अभी इंजीनियरिंग के बाद वाले जॉब में एटीट्यूड थोड़ा ऐसा रहता है कि अरे कर लेंगे कर लेंगे, बट अभी ऐसा रहता है कि डिपेंडेंसी रहती है, तो आप करना ही पड़ता है। दूसरा रहता है कि प्रायर टू माई MBA, तो वॉट एवर वर्क आई वॉज डूइंग, so let's say ki I am facing an uphill task, etc. So I had less person to approach to get my doubts clear, etc. because I was working in non-technical thing. But that is not the case over here. तो यहाँ पे काफी मेरे फ्रेंड्स है, सीनियर्स है, जूनियर्स है, जो नॉन टेक्निकल में है, और यहाँ पे वेरीड फील्ड में है। कोई बैंकिंग है, कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, कंसल्टेंट्स हैं। तो काफी आपके जो सर्कल में है काफी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज के लिए हेल्प चाहिए, सेल्स में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाता है, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट आई वुड से कि क्योंकि MBA काफी हेक्टिक है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग, तो और एनी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, तो उसमें ऐसा रहता है कि MBA आपको एक चीज सिखा देती है कि नहीं नहीं ये हेक्टिक है, और ऐसा काम हो सकता है, तो इट मेक्स यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट टाइम, बिकॉज इन finance और इन some other fields as well there would be a time when you would be getting bombarded with so much amount of work, right? So you always look back and see, यार I have done it प्रीवियस टाइम, तो वहां से आपके एनर्जी आती है कि ठीक है यार ये तो किया जा सकता है, एक्सेट्रा। तो इस सेंस में बोलूंगा। एंड ऑल्सो MBA का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि डिफरेंट फील्ड से यहाँ पे लोग आते हैं, मतलब इंजीनियरिंग या किसी डिफरेंट कोर्सेज में सारे स्टूडेंट्स एक ही कोर्स से रहते हैं, बट यहाँ पे कोई BCom करके है, कोई BA है, कोई डॉक्टर है, कोई CA है। तो आपका जो एक्सपोजर रहता है, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं केस स्टडीज में या फिर दूसरे दूसरे काम में, इट हेल्प्स यू अलॉट। तो ये काफी कम कोर्सेज है जो ऐसा बोल पाएंगे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इतने वेरिड कोर्सेज से हैं, एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स यू, योर पीयर ग्रुप, योर नॉलेज, what you learn from them, it will help you immensely. ओके। ओके आदेश, थैंक यू आज आने के लिए शो में, एंड वी विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड Thank you. या, ऑल द बेस्ट आदेश, बाय बाय। Bye bye. Thank you so much, Eves.